अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी नर्दवान उर्दू हम करेंगे और आज है आपका लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में हमने जो आज करना है, क्या आप इस तस्वीर को देखकर पहचान रहे हैं हम आज क्या करेंगे? जी, कुछ आ रहा है समझ? आज हमने सीखना है खत लिखना। बहुत पहले का जो वक्त था जब आपके ये गैजेट्स आपके पास नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, तो तब जो लोग एक दूसरे से राब्ता करते थे, हाल अहवाल पता करते थे, पूछते थे, वो खत के जरिए होता था। अभी तक छोटी जमातों में जो आप खत लिखते आए हैं उसका थोड़ा सा बस जो खाका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, बाकी खत उसी तरह ही है जैसे कि आप अभी तक लिखते आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खतूत नवीसी में वो हमें क्या हिदायत देते हैं। कहा जाता है कि खत से आधी मुलाकात हो जाती है, इसलिए खत इस तरह लिखा जाए कि ऐसे महसूस हो कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। यानी खत आसान लफ्जों में और पढ़ने वाले को ऐसे लगे जैसे जिसने लिखा है वो सामने बैठा मुझसे बातें कर रहा है। नंबर 1 पे कहते हैं आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं और वो अल्फाज जो आजकल नहीं बोले जाते वो ना लिखे जाएं। यानी वही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो हम नॉर्मली आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। नंबर 2, मजमून आसान हो कि पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी हो। यानी मजमून यानी जिस टॉपिक पर आप खत लिख रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो आसान अल्फाज में लिखा गया हो ताकि पढ़ने वाला जो है वो आपका मतलब, आपका मकसद आसानी से समझ ले। नंबर 3, खत इत्मीनान के वक्त लिखना चाहिए। गुस्से या परेशानी में अक्सर ऐसे अल्फाज लिख दिए जाते हैं जिन पर बाद में शर्मिंदगी होती है। कि अक्सर ये होता है कि हम गुस्से में बैठ जाते हैं खत लिखने। अब होता क्या है कि गुस्से में हम कुछ गलत भी बोल जाते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो बाद में हमें सोच के शर्मिंदगी हो रही होती है। तो सोचें कि पढ़ने वाले को कैसा एहसास हो रहा होगा। तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे कहते हैं अगर खत किसी बड़े या बुजुर्ग को लिख रहे हों तो ताजीम का दामन कहीं कहीं भी हाथ से ना छूटे, बल्कि हर लफ्ज से उनका एहतराम जाहिर हो। ताजीम का दामन यानी ये मुहावरतन लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है कि आपके अल्फाज से, एक एक लफ्ज, एक एक जुमले से ये जाहिर हो कि आप उन्हें एहतराम से पुकार रहे हैं, उनके बड़े और बुजुर्ग होने का लिहाज आपने खातिर में रखा है। नंबर 5 को कहते हैं मजाक में भी कोई ऐसा जुमला या बात ना लिखें जिससे किसी की दिल आजारी हो। यानी खत लिखें, मजाक भी करें, लेकिन मजाक में भी कोई ऐसा जुमला ना कहें जिससे सामने वाले का यानी पढ़ने वाले का, जिसको आपने लिखा है, उसका दिल दुखे। नंबर 6, अपना नाम खत के शुरू में नहीं बल्कि आखिर में लिखें। यानी जब आप खत लिखते हैं तो अपना नाम जो होता है आपका वो खत के आखिर में होता है। याद आ गया होगा आपको, जब आप पिछली जमातों में जो खत लिखे आ रहे हैं तो उसमें आपने वस्सलाम और आखिर में अपना नाम, आपका बेटा, बेटी, भाई, बहन, दोस्त, जो भी आप लिखते हैं तो अपना नाम आखिर में लिखते हैं। अब थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, यहाँ वो बता रहे हैं नंबर 7 में कि स्कूल के नाम की जगह आपने अब लिखा करना है कमरा इम्तिहान, और शहर के नाम की जगह अलिफ बे जीम लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ लिखा हुआ है अलिफ बे जीम। पहले आप कमरा इम्तिहान की जगह जिना ऑफिसर्स लिखा करते थे, शहर के नाम की जगह लाहौर लिखते थे, लेकिन अब सीनियर क्लासेस में थोड़ा सा मुख्तलिफ है आपका खाका। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप स्कूल के नाम की जगह कमरा इम्तिहान, शहर के नाम की जगह अलिफ बे जीम लिखें और आखिर में अपने नाम की बजाय हमजा छोटिए बड़िए लिखें। नंबर 8 पे खत का मजमून एक पैराग्राफ में लिखने के बजाय ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ पैराग्राफ में लिख सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप जो खत लिख रहे हैं वो एक ही पैराग्राफ में आप उसको मुकम्मल कर दें। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको हस्बे ज़रूरत 2 में, 3 में या जितने पैराग्राफ में आप चाहते हैं उसको तकसीम कर सकते हैं। नंबर 9 पे आखिर में पढ़कर इमला की गलतियां ज़रूर देख लें। जी, ये तो सबसे काम की बात है कि जब आप ख़त लिख लें, अपना ख़त मुकम्मल कर लें, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें कि कहीं कोई इमला की गलती तो नहीं हो गई। और वैसे ये हो सकता है कि इमला की गलती ना हो, कोई और बात याद आ जाए तो आप उसके अंदर उसको भी शामिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए आपके सामने नर्दवाने उर्दू सफ़ा नंबर 18 है। यहाँ पर ख़त का खाका आपको दिखाया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी किताब में मुख्तलिफ हैं, तो वो इसलिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रही हूँ कि ये देखिए ख़त का खाका आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। दाएं जानिब जो है वहाँ पर आपका आएगा कमरा इम्तिहान, शहर अलिफ बे जीम, अलिफ और बे के बाद ख़त्मा है। फिर 25 अगस्त यानी जो तारीख है जिस वक्त आप लिख रहे हैं उसी दिन की तारीख, महीना और 2020 आगे उसके कोई निशान नहीं है। उसके बाद अगली लाइन में आप अगला जो होता है मुखातिब होता है, यानी जैसे प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम। प्यारे अब्बू जान क्योंकि उन्हें मुखातिब किया जा रहा है तो मुखातिब के नाम के बाद आप लिखेंगे फिजाइया निशान लगाएंगे और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम के बाद खत्मा लगेगा। लेकिन ये दोनों चीजें देखें, आप गौर करें कि एक ही लाइन में हैं, एक ही साथ लिखी हुई हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये अस्सलाम वालेकुम में अस्सलाम में लाम जो है वो बनता है जरूर, वरना इस्लाम हो जाएगा अगर लाम आप नहीं बनाएंगे। और दूसरा सीन के ऊपर आपने तशदीद का निशान भी लगाना है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा फॉन्ट का मसला था जिसकी वजह से नहीं लग सका। लेकिन आप जब लिखेंगे तो अस्सलाम वालेकुम और वस्सलाम दोनों में एक तो लाम भी जरूरी है और सीन पर दोनों जगह आपने शद लगाना है। आगे वो कहते हैं आपको ये जानकर खुशी होगी कि अल्लाह के फजल और आपकी दुआओं से मैं स्कूल के सालाना इम्तिहान में अपनी जमात में अव्वल आई हूँ। मेरी इस कामयाबी पर अम्मी और भाईजान भी बहुत खुश हैं। मेरे तमाम असातिज़ा कराम ने भी मुझे मुबारकबाद दी और मेरी हम जमातों ने भी दिली मुसर्रत का इजहार किया है। मुझे कई इनामात और तहाइफ भी मिले हैं। हम सब आपकी आमद के मुंतज़िर हैं। अब ये आप जुमला देख रहे हैं कि ये जुमला जो है वो ख़त के बाद आखिर में लिखा गया है। आप यहाँ पर ये भी अगर किसी और को लिख रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि घर में सबको मेरा सलाम कहना, या मैं आपके ख़त के जवाब का इंतज़ार करूँगा, यानी कोई भी इख्तितामिया जुमला आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपके ख़त के बाएं जानिब आएगा आपका वस्सलाम, आपकी प्यारी बेटी, और नाम की जगह देखिए हमजा छोटिए बड़िए, हमजा छोटिए के बाद खत्मा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अब खाके में कि कमरा इम्तिहान, शहर अलिफ बे जीम और तारीख जो मौजूदा उस दिन की होगी वो आपके दाएं जानिब होगी, और वस्सलाम आपकी प्यारी बेटी या जो भी है ख़त लिख रहा अपना नाम हमजा छोटिए बड़िए करके ख़त के बाएं जानिब लिखेगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको ख़त लिखना समझ आया होगा। आपने जो जो ज़रूरी बातें हैं वो सिर्फ खाके से ही मुतालिक हैं और कोशिश करनी है कि उनमें गलती की गुंजाइश ना हो। ख़त्मा कहाँ आना है और फिजाइया निशान कहाँ आना है, तशदीद कहाँ आनी है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये दोबारा से देख लें कि मुखातिब और अस्सलाम वालेकुम एक ही लाइन में होना चाहिए। उसके बाद आपके घर का काम आप देखिएगा नर्दवाने उर्दू में सफ़ा नंबर 18, तो जो मैंने अभी आपको ख़त लिखा समझाया है वो था। और उसके बाद आपके सफ़ा नंबर 26 पर एक ख़त है जो है अपने वालिद के नाम आपने ख़त लिखना है और उन्हें स्कूल की फ़ीस में इजाफे के मुतालिक आगाह करना है। यानी आपने अपने वालिद को मुखातिब करके ख़त लिखना है और उन्हें बताना है कि आपके स्कूल की फीस जो है वो हर साल की तरह इस साल भी उसमें इजाफा हो गया है और आपके कुछ अपने भी अखराजात हैं जिनके लिए आपको कुछ रकम दरकार है, तो आपने उनसे उस रकम की ख्वाहिश का इजहार करना है, उस रकम का मुतालबा करना है। और फिर आखिर में आप घर वालों को सलाम और छोटे बहन भाइयों को प्यार दे सकते हैं। आपके ख़त में दो बातें हो सकती हैं, एक ये कि आपके वालिद हो सकता है बैरून मुल्क हों और आप उनसे पैसे मंगवा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और अपने घर वालों को ख़त लिखकर अपनी खैरियत बताते हुए पैसों का मुतालबा कर रहे हैं स्कूल की फीस के लिए।
तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। उन्हीं दोनों बातों में से जिस बात पर लिखना चाहते हैं खत, उसको जहन में रखते हुए आपने अपना ये घर का काम करना है। थैंक यू।